हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 023 का ब्लॉक 1 का यूनिट 4 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट में हमने जो चिल्ड्रन के डिसऑर्डर्स हैं वो क्या हो सकते हैं और उनकी जो काउंसलिंग है वो किस तरह की कौन सी टेक्निक को यूज़ की जाएगा जिससे कि उनकी जो है हम काउंसलिंग कर सकें। तो इसमें हम बात करेंगे एंग्जाइटी डिसऑर्डर की। एंग्जाइटी जिसमें क्या होता है, बच्चों में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी उस टाइप का होता है कि वो बहुत जैसे हाइपर एक्टिव टाइप हो जाते हैं। उनको और एंग्जाइटी जो होती है फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और ये मेंटली भी बच्चे जो होते हैं हाइपर टेंशन जिसको हम बोलते हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर जो फियर उनमें कहीं ना कहीं रहता है, उनमें अनसर्टेनिटी रहती है। जो हम इन सब चीज़ों की जब बात करते हैं तो वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर ही आता है कि मोस्ट चिल्ड्रन आर वल्नरेबल टू फियर एंड अनसर्टेनिटी एज ए नॉर्मल पार्ट ऑफ द। कई बच्चों में ये चीज़ होती है कि जैसे एग्ज़ाम होते हैं तो आम बात है कि उनको एक अजीब से जो फियर टाइप लगना शुरू हो जाता है, लेकिन ये नॉर्मल सिम्टम होता है। इट इज़ सीन दैट चिल्ड्रन विद एंग्जाइटी डिसऑर्डर आर मोर एक्सट्रीम इन बिहेवियर। लेकिन जो जिन बच्चों का एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है इनमें एक्सट्रीम केस में होता है क्योंकि नॉर्मल एंग्जाइटी से हटके होता है। एंड दीज चिल्ड्रन शो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे शाइनेस उनमें दिखाई देती है, टिमिडिटी होती है, अनरियलिस्टिक फियर होते हैं, बेकार बिना किसी बात पे उनका फियर होना शुरू हो जाता है। फोबिया फॉर स्कूल कि हमें स्कूल नहीं जाना, स्कूल जाएंगे तो उन्हें डर लगता है। ओवर डिपेंडेंसी होती है दूसरों के ऊपर, हर चीज़ में उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, हेल्प की जरूरत पड़ती है उनको। स्लीप डिस्टर्बेंसेज होती हैं, फीलिंग ऑफ कि हर चीज़ में वो अपने आप को इनएडुकेट फील करते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं। तो ये क्या होता है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स फॉर चाइल्ड एंग्जाइटी रेंज फ्रॉम सिंपल, जिसमें क्या होता है कि सिंपल जो है सेल्फ मैनेजमेंट से लेकर और बहुत कॉम्प्लेक्स तक हो सकता है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं साइकोलॉजिकल की, सिर्फ सेल्फ मैनेजमेंट से लेकर ये मोर कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, अगर हम इसकी बात करते हैं कि अगर उनको मेडिसिन देते हैं उनको सेल्फ मैनेजमेंट के लिए, कैन एनहांस साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड कैन प्रिवेंट और कंट्रोल द सीवियर इंस्टेंसेस। तो इस कारण से जो हमारे को आगे फर्दर जो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो काफ़ी सीवियर हो सकते हैं, हम उससे उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। द टाइप ऑफ थेरेपी नीडेड लार्जली डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द चाइल्ड। आप जो उनको क्या दिया जाएगा, किस टाइप की थेरेपी दी जाएगी, वो डिपेंड करता है उनकी जो एंग्जाइटी है वो कितनी इंटेंसिव है, कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर इज़ वेरी कॉमन इन चाइल्डहुड एज नोटिस बाय, इन्होंने कहा है कि ये भी इनका कहा कि 9.7% ऐसे लोग होते हैं जिनको बच्चों को जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर रहता है। अब इन्होंने दो तरह की बात की, टू एडिशनल एंग्जाइटी डिसऑर्डर कौन सा है, सेपरेशन और एक क्या है, सेलेक्टिव। सेपरेशन का मतलब के नाम से मालूम होता है जिनको जो अपने जैसे पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं। कई बार आप देखते हैं बच्चे बाहर पढ़ने के लिए चले जाते हैं, उनको पेरेंट्स कहीं हॉस्टल में छोड़ देते हैं, है ना। तो इट इज़ अ डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन विच इज़ मोस्ट कॉमन इन चाइल्डहुड एज अ प्रिवेलेंस रेट इज़ वेरी हाई। तो ऐसे बच्चे जो कि अलग हो जाते हैं फैमिली से किसी कारण से, तो उनको जो है सेपरेशन एंग्जाइटी होती है। कोई या कोई उनका नियर एंड डियर कोई उनसे अलग हो जाता है, या कोई भी फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, इस टाइप के सिम्टम होते हैं। एप्रीहेंसिव इन न्यू सिचुएशन, नई सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को नहीं कर पाते हैं एप्रीहेंड। टेंड टू बी इमेच्योर, अपनी एज के हिसाब से बहुत इमेच्योर लगते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं, नर्वस हो जाते हैं वो, फिर ईजिली एंड फ्रिक्वेंटली मूव, तो बहुत जल्दी रोना शुरू कर देते हैं। ओवरली डिपेंडेंट, लोगों से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, अपनी हर चीज़ के लिए लोगों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो एसेंशियल फीचर इज एक्सेसिव एंग्जाइटी अबाउट सेपरेशन फ्रॉम अटैचमेंट फिगर, जैसे मदर से फादर से जो अलग हो जाते हैं उनमें ये ज़्यादा दिखाई देता है। और इसके अलावा जो गर्ल्स होता है उसमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर ज़्यादा होता है। अब ये दो, इट इज़ नॉट वेरी स्टेबल चिल्ड्रन, भले ये बच्चों में ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। रिकवरी इज सीन फास्टर, इसकी रिकवरी बहुत जल्दी भी हो जाती है अगर बच्चों को सही टाइम पे उनको अगर काउंसलिंग की जाए, उनको एडजस्टमेंट करनी सिखाई जाए तो बहुत जल्दी वो ठीक भी हो जाते हैं। फिर हम बात करेंगे सेलेक्टिव म्यूटिज्म की। सेलेक्टिव में क्या मतलब क्या है, ऐसे बच्चे जो कि अपने आप को बाकी लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। जब वो भीड़ को देखते हैं, बाकी लोग अकेले में बहुत अच्छे होते हैं, जब बाकी लोगों के साथ में होते हैं तो वो म्यूट हो जाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उनको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव म्यूटिज्म। बहुत ही रेयर होता है वैसे। दिस इज अ काइंड ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर वेयर द चाइल्ड इज अनएबल टू स्पीक इन ए स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन, जहाँ पे वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो सोशल सिचुएशन में वो बोल नहीं पाता। एग्जाम्पल इन स्कूल
और इस सोशल ग्रुप में जहाँ पे वो बच्चा वैसे एकदम ठीक है, एकदम नॉर्मल है अकेले में, लेकिन स्कूल में या सोशल ग्रुप की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ऐसे बच्चों को दे आर अनएबल, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड एडजस्ट विद इन द क्लास और द सोसाइटी। और इसको हम क्या कर सकते हैं, दिस ऑर्डर कैन ओनली बी डायग्नोज इफ द चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी। तो हम तभी उसको डायग्नोज कर सकते हैं, द चाइल्ड हैज़ एबिलिटी टू स्पीक एंड सच कंडीशन शुड बी परसिस्टेंटली सीन फॉर वन। लगातार हम जिसको जब ऑब्जर्व करेंगे, नोटिस करेंगे, तभी पता चलता है इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है। तो म्यूटिज्म इज वेरी रियरली सीन, बच्चों में बहुत कम देखने में मिलता है। एंड दिस डिसऑर्डर इज कॉमन इन ऑल सोशल स्टेटा, हर स्टेटा में। अगर ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर उसमें होता है, ये किसी में भी हो सकता है। और ये ज़्यादातर हम जब क्या करते हैं, वो हम एक मंथ से ऊपर जब उसको नोटिस करते हैं तभी हमें पता चलता है, तभी हम उसको डायग्नोज कर पाते हैं। कॉजेज़ क्या हैं इसके, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, जेनेटिक, एनवायरमेंटल सेटिंग, जिस एनवायरमेंट में रहते हैं कैसा है, वो स्ट्रेस्ड है तो वो वैसे हो जाएंगे, डिपेंड अपॉन द हम जहाँ पे रहते हैं। तो इसके अलावा जो टिपिकल सिम्टम्स क्या हैं, ईजिली अपसेट हो जाते हैं बाय स्मॉल डिसअपॉइंटमेंट से, मैनिफेस्टिंग अनयूजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल सेंसिटिविटी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जहाँ छोटी बात के ऊपर अपना उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे जरूरत नहीं भी होती। द लर्निंग फैक्टर्स विच हैव नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड ऑफ द चिल्ड्रन, फॉर एग्जाम्पल इलनेस, ऐसे कोई जैसे इलनेस हो जाती है उनको, मान लो किसी तरह की, उसके कारण भी उनका जो है प्रॉब्लम होती है इनको। एक्सीडेंट्स, एक्सपीरियंसिस, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है जिसका उनका जैसे हॉस्पिटलाइजेशन होती है, तो उसके बाद वो ऐसे हो जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, जब मैंने इलनेस की बात की, कोई एक्सीडेंट हो जाता है। मॉडलिंग इफेक्ट ऑफ एन ओवर एंशियस, या किसी ऐसे बच्चे को दे लेते हैं जो कि बहुत ही ओवर एंशियस हैं, या प्रोटेक्टिव पेरेंट कैन ऑल्सो डेवलप एंगजाइटी। ये इन्होंने दे रखे कि इसी टाइप में हम लोग कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज ऑब्टेन्ड, इन बच्चों के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी होती है। दस द रोल ऑफ सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो प्ले, इसके अलावा जो सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं ऑन द ऑनसेट ऑफ एंगजाइटी डिसऑर्डर इन द चिल्ड्रन। रिपीटेड एक्सपीरियंसेस, जैसे कि कोई लगातार फेल ही हो रहा है बच्चा, लगातार इनडिफरेंट लोगों से बात नहीं करते, डिटैच पेरेंट्स हैं, या ये सब चीज़ें भी, अब उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, अब बच्चा अकेला रहता है, डिफरेंट रहता है ना, आइसोलेटेड रहता है, लगातार फेल हो रहा है, या पेरेंट्स उसको ज़्यादा वो नहीं करते, या दोनों पेरेंट्स से अलग हो गए हैं, उनका डिवोर्स हो गया, तो उन बच्चों में भी जो है ये भी मेन रीज़न होता है एंग्जाइटी का। तो इसके लिए जो टेक्निक्स क्या होती हैं फॉर हेल्पिंग चिल्ड्रन विद एंग्जाइटी डिसऑर्डर, द काउंसलर वाइल ट्रीटिंग एंग्जाइटी डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन शुड एसेस द काइंड ऑफ एंग्जाइटी। पहले वो ये देखेगा काउंसलर की उसको एंग्जाइटी किस टाइप की है, ताकि वी ओनली दैन, उसके बाद ही जो है उसको वो काउंसलिंग दे सकता है। ओनली देन द काउंसलर कैन प्रोवाइड द बेस्ट काउंसलिंग सर्विसेज, जब उसको ये पता चलेगा कि उसको किस टाइप की एंग्जाइटी है। ए चाइल्ड इज़ नेवर टू यंग, कोई ना तो इसके लिए कोई एज नहीं होती है बच्चे की, ना तो बहुत छोटा होता है वो, ना कोई बहुत बड़ा होता है। अगर जहाँ पे भी एंग्जाइटी का पता चलता है वैसे उसको ट्रीट करना शुरू कर देना चाहिए। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर उसको इग्नोर किया जाएगा, अनट्रीट किया जाएगा, तो क्या होगा, ये आगे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, इट कैन स्पिल ओवर इनटू चाइल्डहुड रिजल्टिंग इन लाइफ विद प्रॉब्लम, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ इन एन अटेम्प्ट टू एस्केप द अनप्लेजेंट फीलिंग, ओवर एंशियस चाइल्ड विल ऑफन टर्न टू एक्सपेरिमेंटेशन विद ड्रग्स। ऐसे बच्चे जो होते हैं बड़े होकर ड्रग्स है, अल्कोहल है, इसकी भी हेल्प लेना शुरू कर देते हैं। तो एंग्जाइटी कैन बी स्पेसिफिक सच एज ड्यू टू सेपरेशन, यानी हम जैसे हमने ऊपर बात की सेपरेशन से लेकर, और जो म्यूटेड है वहाँ पे कहीं दो तरीके हमने बात की है, वो उसके हिसाब से जैसे एंग्जाइटी होती है वैसे उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि ईच टाइप ऑफ चाइल्ड एंग्जाइटी रिक्वायर्स ए डिस्टिंक्ट साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दैट इंक्लूड्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ थेरापी, डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन थेरेपीज की बात कर रहे हैं, मेडिसिन की, प्ले थेरापी की, साइकोथेरापी की, बिहेवियर थेरापी एंड सो ऑन। ए चाइल्ड दैट नोज हाउ टू आइडेंटिफाई, जिस बच्चे को ये पता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई हैंडल टाइम्स ऑफ स्ट्रेस हैज़ ए बेटर चांस ऑफ टैकलिंग द एंग्जाइटी बिफोर इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। जब बच्चा ये समझ जाता है कि उसको क्या अपनी एंग्जाइटी क्यों है, उसको हैंडल करना सीख जाता है, तो उसमें क्या होता है खुद के ऊपर वो इजीली वो उसको कंट्रोल, ये तब होता है जब हम उसको आगे एंग्जाइटी को नहीं बढ़ने देता, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने देते, उसको टैकल पहले से ही हम कर देते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट की इन्होंने बात की है। इसके अलावा नोइंग व्हाट कॉजेज ऑफ एंग्जाइटी इज नेसेसरी फॉर सेल्फ, की जो सेल्फ मैनेजमेंट का है, हम खुद के ऊपर तभी कंट्रोल कर पाते हैं, खुद को तभी मैनेज कर पाते हैं जब हमारे कुछ एंग्जाइटी है, हमें ये मालूम हो जाए वो किस कारण से, ताकि हम उसको मैनेज प्रॉपर तरीके से
कर सके। इफ़ दिस स्ट्रेस इज अनअवॉइडेबल, यदि ऐसा जो स्ट्रेसर है जिस कारण से हमारे को प्रॉब्लम हो रही है वो अनअवॉइडेबल है, द चाइल्ड लर्न हाउ टू अडेप्ट एंड हैंडल दिस हिज और हर रिएक्शन टू द सिचुएशन प्रायर टू। फिर उसको ये सिखाया जाता है कि कैसे अडेप्ट करना उसके हिसाब से, और कैसे सिचुएशन जब वो आएगी उसने पहले जैसे वो अगर कैसे वो कर रहा था, क्या उसका रिएक्शन था, उसी के हिसाब से उसको सिखाया जाता है। इसके अलावा कॉन्फिडेंस को रीइंफोर्स किया जाता है। फिर उन्होंने रिलैक्सेशन टेक्निक्स की बात की जो कि बिहेवियर थेरेपी है। इसमें हमने क्या किया, जैसे किसी को एंग्जाइटी होती है तो उसके उल्टा वो सोचना शुरू कर दे, रिलैक्स के बारे में सोचना शुरू कर दे, तो ऑटोमेटिकली जो उसकी एंग्जाइटी है दैट विल बी रेड्यूस्ड। तो टेकिंग डीप ब्रेथ्स टू द नोज, जैसे एंग्जाइटी होती है तो है डीप ब्रेथ लेना स्टार्ट कर दे। बीइंग एबल टू रिलैक्स एंड काम डाउन ड्यूरिंग एन एंग्शियस सिचुएशन, जब एंग्जाइटी की सिचुएशन होती है तो अपने आप को रिलैक्स कर दे, काम डाउन कर दे, ताकि वो उसके जो है एंग्जाइटी में जो है हेल्प जो है कम करने में हेल्प हो सके। फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो हमारे को जब लंबा लंबा सांस लेना शुरू कर दें, जिससे इनहेल एक्सेल करना शुरू कर दें, है ना, या जैसे इन्होंने कहा इन्फ्लेट डिफ्लेट की बात की बैलून की तरह, तो ये सब एक्सरसाइजेज की इन्होंने बात की है। सेंडिंग द ब्रेथ, इसमें वही जो हम जो है एंग्जाइटी रिलीविंग एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, जैसे हम वो करते हैं अनुलोम विलोम करते हैं, स्टार्टिंग द नोज, ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी एंड अराइविंग एट द टोज इन एन इमेजिन करना है कि आप नाक से सांस ले रहे हो, उसके बाद पूरी बॉडी के ऊपर आप फोकस करोगे तो आपको एंग्जाइटी आपकी, ये भी एक तरह की एक्सरसाइज है। फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसमें क्या करते हैं कि कैसे कॉग्निटिव थॉट्स को हम रोल प्ले के थ्रू जो है उसको ठीक किया जाता है। कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एज एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म एन एंग्शियस चाइल्ड टू इन ए काम वन। कैसे होगा कि फोकस ऑन द एडुकेटिंग चाइल्ड रिगार्डिंग द इनअप्रोप्रिएट, कि कहाँ पे बच्चा गलत है उसको बताया जाता है, यूजिंग ए स्टोरी रोल प्ले के थ्रू। जो बच्चा कर रहा है जिस टाइप का बिहेवियर, उसको रोल प्ले के थ्रू उसको सिखाया जाता है, उसको दिखाया जाता है, ताकि बच्चे को पता चल सके कि वो कहाँ पे गलत है, कौन सी चीज़ उसको उसके बिहेवियर को अफेक्ट कर रही है, ताकि इस कारण से ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है जो बच्चे को एंग्जाइटी को कम करने का। सिंस फियर इज अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ एंग्जाइटी, a lack of education can also be cause for the concern. Little to no information about the topic or situation creates an increased fear. हमें इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे को इस चीज़ के ऊपर पता हो, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन पता हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं तो हमारा जो अगर वो हमें नहीं पता होगा तो उसमें क्या होगा, हमारा फियर बढ़ जाएगा, हमारी एंग्जाइटी जो है और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जो हम कर रहे हैं, हमारी एंग्जाइटी क्यों हो रही है, उसका कारण क्या है, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, हमारा जो बिहेवियर है उसको हम कैसे रोल प्ले के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने थेरेपी की बात की है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। देन हम बात करते हैं साइकोथेरेपी की। इसमें क्या होता है, बातचीत करके किस कारण से एंग्जाइटी है, जब हम इंटरपर्सनल स्किल्स की भी हम बात कर सकते हैं। इसमें काउंसलिंग द चाइल्ड रेगुलरली इज ए पॉपुलर मेथड ऑफ डीलिंग विद एंग्जाइटी, एड्रेसिंग द पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ एंग्जाइटी दैट कॉजेज दी, एक उस जिसको जैसे काउंसलर को लगता है कि उसको ये एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जिससे उसको एंग्जाइटी हो रही है, तो उसी के ऊपर उसको बात की जाए, दैट कॉजेज द मोस्ट स्ट्रेस कैन हेल्प द चाइल्ड ओवरकम इट। बार बार उसकी बात करेंगे तो क्या होगा, उससे उस चीज़ पे वो ओवरकम कर पाएगा, उसके ऊपर कंट्रोल कर पाएगा। एनकरेजिंग टॉक रिवील्स अंडरलाइन कॉजेज ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी एंड प्रोवाइड्स एन आउटलेट फॉर द चाइल्ड टू रिलीज फियर्स। धीरे धीरे उसके साथ फिर वो क्या करता है, बच्चा अडेप्ट करना शुरू करता है, उसको एनकाउंटर करना शुरू कर देता है। फिर साइकेट्रिक इवेल्यूएशन, साइकेट्रिक इवेल्यूएशन क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने मेडिसिन की बात की थी, जहाँ पर उसको मेडिसिन की जरूरत होती है, उसको बच्चे को मेडिसिन प्रोवाइड की जाए, कि मेडिसिन मे बी नेसेसरी इफ स्टैंडर्ड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स आर नॉट कम्प्लीटली इफेक्टिव। इफ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर चाइल्ड एंग्जाइटी डू नॉट कम्प्लीटली एड्रेस द प्रॉब्लम, जब हमने ऊपर बात की है, अगर उसके अलावा भी हमारे को अगर उसी से हमारे को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो मेडिकेशन की अगर जरूरत पड़ती है हमें वो भी देनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी। कितनी प्रॉब्लम जो एंग्जाइटी है वो कितनी सीवियर है, क्या उसकी कॉम्प्लिकेशन है कॉज बाय द चाइल्ड एंग्जाइटी, मेडिकेशन मे और मे नॉट बी नेसेसरी। तो साइकोलॉजिस्ट जो होता है कैन रेफर द चाइल्ड, अब ऐसे में जो साइकोलॉजिस्ट है वो साइकेट्रिस्ट को रेफर कर सकता है, हु स्पेशलाइज इन दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ, जो स्पेशलिस्ट है अपनी फील्ड का जो क्या होना चाहिए, वो स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। वाइल अ साइकोलॉजिस्ट
कैन आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक द पॉसिबल नीड फॉर मेडिकेशन ओनली लाइसेंस। अब क्या होता है कि ये तो हो गया सिंपल, उसको मेडिकेशन दे दी। अगर उसको लगता है ओनली लाइसेंस्ड साइकेट्रिस्ट, ये नहीं कि हर कोई भी दे देगा, जो मेडिसिन चाहिए, जो टेक्निक हम काउंसलर की बात कर रहे हैं, अगर इसके अलावा हमें लगता है कि बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत है, कोई बाकी उसको मेडिसिन की भी ज़रूरत है, तो जो लाइसेंस जो साइकेट्रिस्ट होगा ओनली वही उसको दे सकता है प्रॉपर मेडिसिन। ये नहीं कि कोई भी उठा के उसको दे देगा, तो वही एडमिनिस्टर कर सकता है उन प्रॉपर ड्रग्स, उसको नॉलेज हो इस चीज़ की। As affected child have wider interaction in the school, so with the help of school counselor peer group activity, तो क्योंकि बच्चा जो ज़्यादा टाइम स्कूल पे रहता है, तो इसलिए क्या होता है, बच्चा जो स्कूल में जो काउंसलर होता है उसको पीयर ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू भी उसको इन्वॉल्व करा के उसकी एंग्जाइटी को ओवरकम करने में हेल्प कर सकता है। तो इस टाइप से क्या रखा है कि किसी टाइप के हम साइकेट्रिक जो है एवोल्यूशन को या हम रेफरल की भी बात कर सकते हैं। अगर कहीं पे उसको लगता है कि काउंसलर को कि बच्चे को रेफरल की ज़रूरत है, इसको और अच्छी उसकी ज़रूरत है, तो उसको आगे रेफर भी कर सकता है। तो काउंसलर शुड ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ अदर टीचर्स हु आर अवेयर, जो टीचर्स की भी वो हेल्प ले सकता है, क्योंकि बच्चा जब टीचर से पढ़ता है तो सब टीचर्स को अपने बच्चों के बारे में पता होता है, तो उनकी हेल्प से भी इसको ट्रीट करने में हेल्प मिल सकती है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड काउंसलिंग इज बेस्ड ऑन द बिहेवियर मॉडिफिकेशन। सबसे ज़्यादा जैसे हमने बात की है रिलैक्सेशन टेक्निक की बात की है, तो क्योंकि एंग्जाइटी की जहाँ पे हम बात करते हैं वहाँ पे बिहेवियर मॉडिफिकेशन द बेस्ट अप्रोच, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। जो मेल एडेप्टिव बिहेवियर उसको अनलर्न करके एडेप्टिव बिहेवियर को हम लर्न कर सकते हैं। टू प्रोवाइड हेल्प इन मास्टरी एसेंशियल्स कॉम्पिटेंसी, इसमें क्या होता है कि कॉग्निटिव हम रिहर्सल करते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको टारगेट करना, उनको उनके बेस के ऊपर सोल्यूशन निकालना। कौन सा स्टिमुलस है जिससे हमको एंग्जाइटी हो रही है, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं, उनको टारगेट हम करते हैं और फिर उनको मॉडिफाई करते हैं। खुद पे मास्टरी करना, इसमें क्या है, सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, यानी पहले जैसे हमने हिरार्की मेथड की बात की थी, सबसे पहले कम, फिर दूसरे ज़्यादा, फिर सिस्टेमेटिक के हिसाब से जहाँ हाईएस्ट एंग्जाइटी होती है उसका फिर क्या करते हैं, वीवो उसको डिसेंसिटाइज करते हैं, ताकि हम रियल लाइफ सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर सके। काउंसलर कैन ऑल्सो यूज थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी विद बिहेवियर थेरेपी, बिकॉज वन the beliefs and thoughts are identified, then it is easier for the counselor to treat the child। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस में क्या होता है, बिहेवियर थेरेपी। वाइल ट्रीटिंग द नेगेटिव थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड, जब हम उसको ट्रीट करते हैं जिनकी बच्चों के नेगेटिव थॉट होता है, तो उसमें क्या होता है, द काउंसलर मस्ट आइडेंटिफाई कि ऐसे कौन से ऑटोमेटिक थॉट्स हैं जो उनको नेगेटिवली उनको जो है उन पे जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। देन द काउंसलर कैन हेल्प द चाइल्ड नॉट to blame oneself, and counseling involves shifting the focus or attention on the thoughts from सेल्फ टू अदर, यानी उसको इस लाइक बनाया जाता है जिसके अंदर जो काउंसलर उसकी हेल्प करता है, हेल्प द चाइल्ड नॉट टू ब्लेम, वो से अपने आप को ब्लेम ना करे जिसके कारण उसको जरूरत पड़ रही है काउंसलिंग की, दूसरों की हेल्प की जरूरत पड़ रही है, बल्कि इसके लिए और भी सब चीज़ें सिचुएशन है और भी सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। तो काउंसलर हेल्प द चाइल्ड इन सर्चिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम where he or she can take the help of the teacher, parents and peers। तो कॉग्निटिव रिहर्सल जैसे इसके सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कॉग्निटिव रिहर्सल में जैसे अभी हमने बात की है, जिसके अंदर नेगेटिव थॉट्स को हम टारगेट करते हैं, फिर हम सोल्यूशन निकालते हैं क्या हो सकता है, कौन सा स्टिमुलस था जो हमारे को परेशान करता है, जिससे हमारी एंग्जाइटी हो रही थी, हमारे को नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट है, हम उनको टारगेट करते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, द चाइल्ड और द क्लाइंट इज गिवन प्रैक्टिस टू विजुअलाइज एंड इमेजिन ई सक्सेसिव स्टेप लीडिंग टू द कंप्लीशन ऑफ द, वो टास्क दिए जाते हैं ताकि हम कौन से स्टेप तक हमको यूज़ करें ताकि अपने टास्क को हम अकॉम्प्लिश कर सकें, उसको कंप्लीट कर सकें, सच एज टॉकिंग टू समवन, वर्किंग हार्ड एट द स्टडी एक्सेट्रा। सो द पोटेंशियल ऑब्स्टेकल, ताकि जो हमारे जो रास्ते की रुकावटें हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें, एंटिसिपेट कर सकें, अपने आप को चेंज कर सकें। एंड पेरेंटल काउंसलिंग एंड फैमिली काउंसलिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड कैन बी प्रोवाइड। अगर जहाँ पे हमको लगता है कि इन सब चीज़ों के लिए पेरेंटल काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो उसको या फैमिली काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसको भी हमें यूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बिहेवियरल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, जो कि शॉर्ट नोट्स में बहुत ज़्यादा कॉमनली आता है। थैंक यू फॉर